पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कोशिका पूरा पढ़ लिए थे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे हम लोग उत्तक या टिश्यू के बारे में यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिश्यू कहते हैं किसको कहते हैं? देखिए, कोशिका का वैसा समूह जो उत्पत्ति और कार्य में समान होता है। कोशिका का वैसा समूह जो उत्पत्ति और कार्य में समान होता है उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, कोशिका और कई कोशिका मिलकर क्या बनाता है? उत्तक का निर्माण करता है। देखिए, तो कोशिका की वैसी समूह जो कार्य तथा उत्पत्ति में समान हो उसको क्या कहेंगे? तो उत्तक कहते हैं। तो लिखिएगा इस बात को, उत्तक लिख करके लिखिएगा, कोशिका का वैसा समूह, कोशिका का वैसा समूह जो उत्पत्ति तथा कार्य में समान होता है। कोशिका का वैसा समूह जो उत्पत्ति और कार्य में समान होता है उत्तक कहलाता है। उत्पत्ति और कार्य, उत्पत्ति और कार्य में समान हो कोशिका। अगर मान लीजिए कोई कोशिका का कई कोशिका मिलकर के किसका निर्माण करता है? तो उत्तक का निर्माण करता है। लेकिन वो कोशिका उत्तक का निर्माण कब करेगा? जब वो संपूर्ण कोशिका का समूह उत्पत्ति तथा कार्य में एक समान होता है तो वो एक उत्तक का निर्माण करता है, ठीक है। तो उत्तक शब्द का प्रयोग, देखिए, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाइकॉट, लिखते चलिएगा, बाइकॉट नामक वैज्ञानिक ने किया था। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो बाइकॉट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो बाइकॉट ने किया था। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? तो मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी लिखना है, जो उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाइकॉट ने किया था तथा उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। नीचे से लिखना है, सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। हो गया? लिख लिए आप लोग? उत्तक किसको कहते हैं? कोशिका का वैसा समूह जो कार्य तथा उत्पत्ति में एक समान हो उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो बाइकॉट ने किया था। और उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इस हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो मेयर ने किया था, ठीक है। अब देखिए, उत्तक को दो प्रकार में बांटा गया। एक होता है पादप उत्तक, एक होता है जंतु उत्तक, यानी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है। ये दो होता है। तो लिखिएगा, उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। उत्तक को
दो भागों में बांटा गया है। पहला पे लिखिएगा पादप उत्तक, जिसको प्लांट टिश्यू कहते हैं। दूसरा पर लिखिएगा जंतु उत्तक, जिसको एनिमल टिश्यू कहेंगे। ठीक है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू देखिए, तो प्लांट टिश्यू किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधा वगैरह में पाया जाएगा। और जंतु उत्तक किस में पाया जाएगा? तो जंतु वगैरह में पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग पहले पादप उत्तक पढ़ेंगे, उसके बाद जंतु उत्तक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पादप उत्तक को कितने भागों में? दो भागों में। एक पर लिखिएगा विभाज्योतक उत्तक, विभाज्योतक उत्तक। और दूसरा पे लिखिएगा अस्थाई उत्तक। पहला पे विभाज्योतक उत्तक और दूसरा पे अस्थाई उत्तक। देखियो, विभाज्योतक उत्तक को कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो विभाज्योतक जो उत्तक होता है ये कहाँ पाया जाएगा और अस्थाई उत्तक कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, तो हम लोग पहले इसमें विभाज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे अस्थाई उत्तक। ठीक है, इस विभाज्योतक उत्तक को भी तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, प्लांट टिश्यू को कितने पार्ट में? दो पार्ट, विभाज्योतक उत्तक, अस्थाई उत्तक, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ये नाम इंग्लिश भी याद रखना है। मेरिस्मेटिक मतलब विभाज्योतक उत्तक और परमानेंट टिश्यू मतलब अस्थाई उत्तक। तो इस विभाज्योतक उत्तक को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। ठीक है ना, पहला पर लिखिएगा शीर्ष विभाज्योतक। शीर्ष विभाज्योतक शीर्ष विभाज्योतक उत्तक, इसको इंग्लिश में कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम किसको कहेंगे? तो शीर्ष विभाज्योतक जो उत्तल होता है उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। दूसरा पे लिखिएगा पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक टिश्यू उत्तक, सॉरी यहाँ पे उत्तक को लिखाएंगे उत्तक, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद तीसरा पे लिखिएगा अंतर विभाज्योतक उत्तक। अंतर विभाज्योतक उत्तल, इसको कहेंगे इंटरकैलरी
इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम शीर्ष विभाजोतक उत्तल को देखिए, यहां तक पहले लिख लिए, इसको समझिए। पादप उत्तक, पहले तो टिश्यू पड़े हैं। टिश्यू कितने पार्ट होता है? 2 पार्ट। एक होता है जो पादप यानी प्लांट में होता है, एक होता है जंतु। ठीक है, तो इस हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किए हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक को 2 पार्ट में, अस्थायी उत्तक और विभाजोतक उत्तक। तो विभाजोतक उत्तक को भी 3 पार्ट में, शीर्ष विभाजोतक उत्तक, पार्श्व विभाजोतक उत्तक और अंतर विभाजोतक उत्तक। ठीक है, तो इस तीनों के बारे में पढ़ना है। इससे क्वेश्चन अगर टिश्यू से पूछा जाता है तो इस सबसे क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप वहां पर फर्स्ट पर लिखिए शीर्ष विभाजोतक उत्तक यानी एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। हाँ रुके हुए हैं, लिखो ना। समझ में आ रहा है? हो गया? इसमें आप लोग लिखिए फर्स्ट पर शीर्ष विभाजोतक उत्तक। इस ऊपर वाले को मिटा दे। पहला पे लिखना है शीर्ष विभाजोतक उत्तक। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। हाँ, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, इसका एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है? तो ये पौधे के शीर्ष में, इसका नाम ही है शीर्ष विभाजोतक यानी ऊपर। ये पौधे के जड़ तथा तना में पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये कोई पेड़ है, पेड़ का इमेज बन जाएगा। अरे मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, इसमें बहुत सारा डाली वगैरह लगा हुआ है, नीचे जड़ है। ठीक है, इसमें बहुत सारा ये है, क्या है? शाखा इसका है, डाल है। तो शीर्ष विभाजोतक जो उत्तक होता है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, ये जड़ में और तना में पाया जाता है। कहा जाता है पेड़ के जड़ और तना में कौन टिश्यू पाया जाता है? तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है। पेड़ पौधा के जड़ और तना में पाया जाता है। लिखिएगा एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू पादप के जड़ तथा तना में पाई जाती है, नीचे से लिखिएगा एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू के कारण कि पेड़ पौधा के जड़ तथा तना में वृद्धि देखी जाती है। पेड़ पौधा के जड़ तथा तना में
वृद्धि देखी जाती है। यानी जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है, यानी इससे पेड़ पौधा के जड़ तथा तना में पाया जाएगा। यानी ये भी कह सकता है अगर पेड़ की लंबाई बढ़ रहा है तो किस टिश्यू के कारण बढ़ रहा है, तो एपिकल टिश्यू के कारण बढ़ रहा है। जड़ की लंबाई भी बढ़ रहा है तो एपिकल टिश्यू के कारण बढ़ रहा है। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू के कारण ही पेड़ पौधा तथा जड़ में क्या होता है, वृद्धि देखा जाता है। उसके बाद 2 नंबर पर क्या लिखाए हैं, पार्श्व विभाजोत्तक टिश्यू। पार्श्व विभाजोत्तक टिश्यू दूसरा पे लिखिएगा पार्श्व विभाजोत्तक टिश्यू। पार्श्व विभाजोत्तक टिश्यू, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। देखिए तो ये जो होता है ना, पादप के जो तना होता है, मान लेते हैं ये कोई पेड़ का, ये पेड़ का कोई तना है, इसको हम काटे वैसे ये बेलन दिखाई देगा, सिलेंडर, ठीक है। तो जो पार्श्व जो होता है, पार्श्व मतलब क्या, बगल, यदि पीछे या बगल। देखिए तो पार्श्व विभाजोत्तक जो टिश्यू होता है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, ये पेड़ पौधा की शाखा के बगल में यानी यहाँ पे पाया जाता है। जिस कारण से अगर पूछे पेड़ में पेड़ पौधा की मोटाई किस टिश्यू के कारण होता है, तो पार्श्व विभाजोत्तक टिश्यू यानी लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू के वजह से पेड़ पौधा में क्या देखी जाती है, तो मोटाई देखी जाती है। यानी ये इस नहीं, ये एक साइड मान लो ये 3D तो नहीं, ये इस ऐसे पाया जाता है, चारों तरफ पाया जाता है कुछ इस तरह से। पार्श्व लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू की कुछ इस तरह से, ये वाला जो तिरछा टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तो पार्श्व विभाजोत्तक टिश्यू है। जिस कारण से पेड़ में क्या देखी जाती है, तो मोटाई देखी जाती है, ठीक है। तो लिखिएगा लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू पादप के, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू पादप के जड़ तथा तना के पार्श्व में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो पार्श्व में पाया जाता है। पार्श्व मतलब बगल, पार्श्व में पाया जाता है। उसके बाद लिखिएगा, एक मिनट थोड़ा इंक डाल लेते हैं, लेटरल टिश्यू के कारण ही, लेटरल टिश्यू के कारण ही लेटरल टिश्यू के कारण ही पादप में, नहीं पादप के, ऐसे लिखिए, पादप के जड़ तथा तना में मोटाई देखी जाती है। जड़ तथा तना में मोटाई देखी जाती है। हो गया। यानी इसको, इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो सकता है कि पेड़ की जड़ तथा तना में मोटाई किस टिश्यू के कारण होता है, तो लेटरल टिश्यू के कारण होता है, यानी पार्श्व टिश्यू के कारण होता है, पार्श्व विभाजोत्तक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू दिया रहेगा, दोनों में से कोई दिया रह सकता है।
यानी ये कह सकते हैं ये जड़ के कुछ इस प्रकार, अगर कोई लकड़ी का तुम काटते हो उसमें अगर पार्श्व विभाजोत्तक टिश्यू देखना है तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अंतर्वेशीय, अंतर्वेशी, हाँ वही होता, अंतर, थर्ड नंबर पे है, इसको मिटा दे। थर्ड पे लिखिएगा अंतर वेशीय विभाज्य तक टिश्यू यानी उत्तक, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटर इंटरक्लैरी, क्लियरली ना, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू, दोनों नाम याद रखना, ही नहीं जो उटपटांग है तो नहीं याद रखना है। इंटरक्लैरी मेरिस्टेम टिश्यू, देखो तो इसका जो मेन काम है ये पादप कोशिका के जो शाखा होती है डाली उसके गांठ में पाया जाता है। हाँ नहीं, नीचे नहीं, गांठ जहां से वो जुड़ा रहता है ना वहां पे पाया जाता है अंतर्वेशीय विभाजोत्तक टिश्यू पाया जाता है। जैसे ये पेड़ पौधा है, जैसे ये मान लेते हैं कोई पेड़ है, ठीक है, यहां से डाल निकला हुआ है ना, बहुत सारा, इसमें भी छोटा छोटा डाल है, इसमें पत्ती रहता है ना, कुछ ऐसे, कुछ मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है। देखो तो अंतर्वेशीय विभाजोत्तक टिश्यू है, ये यहां से अगर ये डाल निकला है तो इसके गांठ में, गांठ ऐसे लिखा है ना, इस गांठ में पाया जाएगा, और पत्ती यहां से निकला है तो इस गांठ में भी क्या पाया जाएगा? इंटरक्लैरी टिश्यू पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, यानी पेड़ के पौधा या पेड़ पौधा के पत्ती जहां से जुड़ा रहता है या उसका जो शाखा जहां से जुड़ा रहता है वहां पर ये टिश्यू देखने को मिलता है। तो लिखिएगा इंटरक्लैरी मेरिस्टेम टिश्यू, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम टिश्यू, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम टिश्यू पादप के पादप के टहनियों व पत्तियों, टहनिया और पत्तियों, पत्तियों के टहनिया और पत्तियों के पार्श्व संधि, पार्श्व, एक मिनट, क्या लिखे हैं? इंटरक्लैरी मेरिस्टेम टिश्यू पादप के टहनियों और पत्तियों के पर्व संधि, पर्व संधि वाले जगह पर पाई जाती है। पर्व संधि वाले जगह पर पाई जाती है। पर्व संधि किसको कहते हैं? इसी गांठ को पर्व संधि कहते हैं। वहां अगर गांठ नहीं दिया रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमको तो याद था जो पेड़ बनाकर वहां बोर्ड पर सर दिखाए थे जो उसमें गांठ होता है, लेकिन वहां ऑप्शन में पर्व संधि दे दिया। तो पर्व संधि का ही मतलब होता है क्या? गांठ होता है। ठीक है, तो जिस कारण से पादप के शाखाओं तथा क्या होता है इसमें देखो,
इसमें अगर पत्ती है तो जिस कारण से यहाँ जो गांठ है ये जो है पर्व संधि, तो इसी कारण से न पादप के पत्ती और उसके शाखाओं में वृद्धि होगा। यानी पादप के पत्तियों और उनके शाखाओं में वृद्धि किस कोश टिश्यू के कारण होता है? तो अंतर्वेशीय विभाजोत्तक टिश्यू के कारण होता है। तो लिखिएगा इस उत्तक के कारण ही, इस उत्तक के कारण ही पादप के शाखाओं तथा पादप के शाखाओं तथा पादप के शाखाओं तथा उनके पत्तियों में वृद्धि देखी जाती है। उनके पत्तियों में वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लिए कितना पार्श्व विभाजोत्तक के, यानी विभाजोत्तक के जो 3 टर्म हैं वो तीनों देखे। पहला पे क्या देखे हैं? शीर्ष विभाजोत्तक, शीर्ष विभाजोत्तक। दूसरा पे क्या देखे हैं? हाँ पार्श्व है, सॉरी, पार्श्व विभाजोत्तक। तीसरा पे क्या देखे हैं? अंतर्वेशीय या अंतर विभाजोत्तक। ये तीनों को ध्यान रखना है। जो पादप कोशिका के जो विभाजोत्तक टिश्यू है उसके 3 पार्ट है, शीर्ष विभाजोत्तक, पार्श्व विभाजोत्तक और अंतर्वेशीय विभाजोत्तक। तो शीर्ष विभाजोत्तक से ये होता है, ये शीर्ष विभाजोत्तक कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाएगा और तना के ऊपरी भाग, ये तना का जो ऊपरी पार्ट होता है वो, और जड़ के निचली वाले ये, यानी कह सकते हैं जड़ के ऊपरी पार्ट ही। अगर तना इधर की ओर बढ़ रहा है तो तना के ऊपरी पार्ट क्या हुआ? अब पेड़ जो ये है, हाँ पेड़ जो ये है, जड़ नीचे की ओर बढ़ा तो इसका ऊपरी पार्ट क्या हुआ? यही ना हुआ। तो यानी तना के और जड़ के ऊपरी पार्ट में क्या प्रकार का टिश्यू? तो शीर्ष विभाजोत्तक टिश्यू। अब पार्श्व विभाजोत्तक यानी टहनी या तना के जो चारों तरफ पाया जाता है, पार्श्व यानी बगल में पाया जाता है, जिस कारण से पेड़ पौधा में क्या होती है? मोटाई देखी जाती है, मोटापा होता है। अंतर्वेशीय विभाजोत्तक क्या होता है? इसमें ये होता है जहां जहां गांठ पाया जाएगा, और गांठ को ही क्या कहते हैं? पर्व संधि, यानी तना और पत्तियों के पर्व संधि वाले जगह पर कौन टिश्यू? तो अंतर्वेशीय टिश्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जैसे टिश्यू के 2 प्रकार। विभाजोत्तक टिश्यू में हम ये विभाजोत्तक टिश्यू के बारे में पढ़ लिए। अब लिखिएगा अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। उत्तक देखिए बताऊं, सबसे पहले तो उत्तक क्या है समझ में आया है? जो वैसा कोशिका का वैसा समूह जो उत्पत्ति और कार्य में समान होता है उसको उत्तक कहते हैं। सर, और देखो वही जब सेल, कई सेल मिल करके क्या करता है? उत्तक का निर्माण करता है। और ये उत्तक जो होता है, विभाजोत्तक उत्तक का काम क्या है? जो ये वृद्धि से रिलेटेड है। अस्थाई में क्या होता है? जो वृद्धि होने के बाद यही विभाजोत्तक उत्तक जब उसका वृद्धि खत्म हो जाएगा तो वो अस्थाई उत्तक में चला जाएगा। ठीक है, यही होता है। उसमें लिखिएगा आप सेकेंड नंबर पे अस्थाई उत्तक। परमानेंट टिश्यू देखो, तो इसका भी 2 पार्ट है। इसमें भी होता है, एक होता है सरल होता है और एक होता है जटिल होता है।
ये थोड़ा उत्तक चैप्टर थोड़ा है टफ, लेकिन अगर समझ के पढ़े तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी पेड़ का वृद्धि विकास नहीं हो रहा है, मतलब वो जस का तस है, अस्थाई है उसमें। अस्थाई है ना। हाँ, ये सिंपल सोच रहा है, लेकिन इसमें जो टाइप वाइज जो बांट दिया है वो थोड़ा कठिन होता है याद करना, लेकिन कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसमें होता है, लिखिएगा, अस्थाई उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। अस्थाई उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सरल उत्तक, लिखिएगा, और दूसरा पर लिखिएगा जटिल उत्तक। अस्थाई उत्तक को कितने पार्ट में? तो दो पार्ट में। एक होता है सरल होता है, दूसरा होता है जटिल उत्तक होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा अस्थाई उत्तक ऐसी कोशिका समूह से बना होता है अस्थाई उत्तक ऐसी कोशिका से बना होता है जिसका विभाजन अस्थाई रूप से या कुछ समय के लिए रुक जाता है। ठीक है, तो अस्थाई उत्तक ऐसे कोशिका समूह से बना होता है जिसमें कोशिकीय विभाजन क्या होता है, या तो रुक ही जाता है या कुछ समय के लिए रुकता है। देखिए, कोई पेड़ जैसे होता है जो कहता है ना देहाती भाषा में, जिसका विकास दर ठमक गया है, तो उसमें अस्थाई उत्तक है। ये वृद्ध हो गया, बढ़ ही नहीं रहा है, उसमें भी अस्थाई उत्तक है। या हमेशा के लिए रुक जाए या कुछ समय के लिए रुकता है, उसमें क्या होता है, अस्थाई उत्तक ही पाया जाता है। लिखिएगा, इसमें क्या बताया, जो विभाजोत्तक उत्तक ही का जो अगला रूप क्या है, अस्थाई उत्तक है। ठीक है, जब विकास दर रुक, जैसे विकास कर रहा है तो उसमें क्या है, विभाजोत्तक उत्तक है। उसमें विभाजोत्तक उत्तक में 3 टाइप है, वो कौन कौन है वो तो बता ही दिए हैं। अगर वो विभाजन, वो मतलब विकास दर रुक गया, तो यही कन्वर्ट किस में हो जाता है, अस्थाई उत्तक में या परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। लिखिएगा, जब विभाजोत्तक उत्तक पुराना हो जाता है, जब विभाजोत्तक उत्तक पुराना हो जाता है, जब विभाजोत्तक उत्तक पुराना हो जाता है तो वह अस्थाई उत्तक का रूप ऐसे लिखिए, अस्थाई उत्तक में बदल जाता है, अस्थाई उत्तक में बदल जाता है। हो गया। लिखिए, यह पौधे के मुलायम भाग में पाया जाता है, पौधों के मुलायम भाग। अस्थाई उत्तक कहाँ पाया जाएगा, तो पौधों के मुलायम भाग। एग्जाम्पल के तौर पर जो पौधा का जो ऊपर का परत होता है, जिसको क्या कहते हैं, पादप त्वचा कह सकते हैं। त्वचा में, जड़ में, तना में, उसके बाद फल में, उसके बाद बीज इत्यादि। देखिए, त्वचा में, जड़ में, तना में, फल में, बीज में, या फल के गुदा में भी कह सकते हैं। फल अगर कहे, कोई भी फल का अगर विकास हो रहा है, जैसे आम फरा, जैसे मोजरा, टिकोला दिया, उसमें आठी हुआ, वो एक समय जब उसका आएगा तो उसका विकास रुक जाएगा, वो पक जाता है। जिस समय उसका विकास रुक गया तो उस फल में क्या पाया जा रहा है,
परमानेंट टिश्यू पाया जा रहा है। यानी पहले तो वो विभाजोत्तक के तौर पर था, उसमें विकास हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें रुक गया तो कौन पाया जाएगा, तो परमानेंट टिश्यू पाया जाएगा। यानी कह सकते हैं फल में पाया जाएगा, फल के अंदर जो बीज होगा उसमें पाया जाएगा, तना में पाया जाएगा, पत्तियों में पाया जाएगा। पत्ती का भी देखिएगा जब कुछ दिन बाद जब होता है, जो उसका विकास रुकता है, पीला पड़ेगा, गिर जाता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो उस सब में क्या पाया जाएगा, तो अस्थाई उत्तक पाया जाता है। देखिए, तो इसमें हम लोग देखे हैं सरल, ये तो अस्थाई उत्तक क्या है नहीं उसके बारे में देख लिए। अब हम लोग सरल उत्तक और जटिल उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर सरल उत्तक लिख के डैश दीजिए। फर्स्ट नंबर पे सरल उत्तक लिख के डैश दीजिए। लिखिए सरल उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। सरल उत्तक को कितने भागों में, 3 भागों में। पहला पे लिखिएगा मृदुतक उत्तक, पहला पे मृदुतक उत्तक। मृदुतक उत्तक इसको कहते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा मृदुतक उत्तक को कहते हैं पेरेनकाइमा। उसके बाद लिखिएगा स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, इसको लिखिएगा कोलेनकाइमा। स्थूल कोण उत्तक को क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा। और तीसरा पर लिखिएगा हाँ दृढ़ोतक उत्तक, इसको कहते हैं स्क्लेरेकाइमा। रे देखिए स्क्लेरेकाइमा। सरल अस्थाई उत्तक को 2 भाग में, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। इस सरल को भी 3 पार्ट में, मृदुतक उत्तक जिसको पेरेनकाइमा कहेंगे, स्थूल कोण उत्तक जिसको कोलेनकाइमा कहेंगे, और दृढ़ोतक उत्तक इसको स्क्लेरेकाइमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसमें आप पहला पर लिखिएगा मृदुतक उत्तक, यानी पेनेरेकाइमा। पहला पे मृदुतक उत्तक, वो क्या कहेंगे, पेरेनकाइमा। मृदुतक उत्तक को किस नाम से जानते हैं, पेनेरेकाइमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मृदुतक उत्तक को पेनेरेकाइमा, देखो तो ये पौधा के मुलायम भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो मुलायम भाग में। लिखिएगा यह पौधे के मुलायम भाग में पाया जाता है। यह पौधे के मुलायम भाग में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा एग्जाम्पल लिखिए तना, तना, पत्तियां,
तना, पत्तियां, फल फूल, तना, पत्तियां, फल फूल, उसके बाद लिखिए इत्यादि। यानी मृदुतक उत्तक जो होता है ये कहाँ पाया जाएगा? तना में पाया जाएगा, पत्तियां में पाया जाएगा, फल में पाया जाएगा, फूल में, इत्यादि में कौन उत्तक पाया जाता है? तो मृदुतक उत्तक पाया जाता है। देखो तो यही मृदुतक उत्तक जो होता है ना, पादप में भोजन संग्रह का काम करता है। भोजन संग्रह का काम कौन करता है? तो मृदुतक उत्तक करता है। किस में करता है? पादप में। और ये किस रूप में भोजन संग्रह करता है? तो रेजिन और टैनिन के रूप में करता है। याद रखेंगे, रेजिन पहला पे और दूसरा पे टैनिन। रेजिन और टैनिन के रूप में भोजन संग्रह का काम कौन करता है? तो कहता है पेरेन्काइमा करता है। पेरेन्काइमा पादप कोशिका के कोमल अंग में यानी नाजुक अंगों में पाया जाता है, जैसे तना, पत्ती, फल फूल इत्यादि। ठीक है, इसमें पादप में जो भोजन संग्रह करता है मृदुतक उत्तक करता है। किस रूप में करता है? तो रेजिन और टैनिन के रूप में भोजन संग्रह का काम कौन करता है? तो ठीक है, और ये पौधा में कठोरता भी प्रदान करता है। कोमल अंग जो होता है ना, उसमें क्या करेगा? तो कठोरता प्रदान कौन करेगा? तो पेरेन्काइमा करता है। लिखिएगा, यह पौधा में कठोरता प्रदान करता है। पौधा में कठोरता प्रदान करता है कौन करता है? तो पेरेन्काइमा करता है। उसके बाद लिखिएगा स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा। दूसरा पे स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा कहते हैं उसको। स्थूल कोण उत्तक, इसको क्या कहेंगे? कोलेन काइमा। इस सबसे बहुत क्वेश्चन रहता है। टिश्यू से अगर क्वेश्चन रहता है तो ज्यादातर यही से रहता है। पहले था जो मानव यानी जंतु टिश्यू से पूछता था, लेकिन आजकल के एग्जाम में पादप टिश्यू से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्थूल कोण उत्तक कोलेन काइमा, इसका क्या हम कहते? देखो, ये पौधे के प्रत्येक भाग बाहरी परत पर रहता है। देखो, इसे स्थूल कोण उत्तक पौधे के बाहरी परत पर देखा जाता है। पौधे के बाहरी परत पर कौन? स्थूल कोण उत्तक। लिखिएगा, यह पौधों के प्रत्येक भाग में बाहरी परत पर पाया जाता है। पौधा के प्रत्येक भाग में बाहरी परत पर कौन पाया जाता है? तो स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। लिखिएगा, यह पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। पौधों में क्या करता है? तो लचीलापन प्रदान करता है। जैसे में अगर पेड़ का डाली धर के झूल रहा है, अगर कोलेनकाइमा उस पेड़ में कम है, अगर उसका डाली कमजोर है तो क्या करेगा? झूलते झूलते आदमी गिर जाएगा, टूटिए जाएगा वो। अगर जिस पेड़ में कोलेनकाइमा कम है उस पेड़ पे अगर ज्यादा फल लग गया, क्या होगा? उसका टूटना तय है। उसका लचीलापन जैसे ही कम होगा क्या करेगा? वो टूट जाएगा। क्या होगा? अरे झुक गया तब तो कोलेनकाइमा उसमें है, ये है। नहीं झुका तो उसमें कोलेनकाइमा नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो टूट जाएगा।
जिस पेड़ पे अगर कोलेन काइमा पता है जिस पेड़ में कम है उस पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहिए। जैसे में जामुन का पेड़ क्या होता है, जल्दी टूट जाता है, उसका डाल पर पैर है सीधे उधर जाएगा, ठीक है ना। क्या सिम्बर का पेड़ और टूटेगा, उसमें और कम, उसमें लचीलापन कम होता है। हाँ उस पर चढ़ेगा कैसे रे, बंदर है क्या, उस पर चढ़ने कांटा है, गड़ जाएगा यार। कोलेन काइमा हो गया, यानी क्या लिखे हैं, ये पौधे के लचीलेपन प्रदान करता है। ठीक है, एक चीज बताओ, पौधे के बाहरी परत को क्या कहते हैं, जिसमें कोलेन काइमा पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो लिखिए लिखिए लो, पौधों के बाहरी परत को, बाहरी परत को एपिडर्मी, पौधों के बाहरी परत को क्या कहेंगे, एपिडर्मी कहते हैं। पौधों के बाहरी परत को किस नाम से जानते हैं, तो एपिडर्मी के नाम से जानते हैं। उसके बाद लिखे क्या है, दीर्घोतक उत्तक, यानी स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरोकाइमा दीर्घोतक उत्तक। स्क्लेरोकाइमा देखो, स्क्लेरोकाइमा देखो जैसे कोलेन काइमा का काम क्या है, लचीलापन प्रदान कर रहा है। मृदुतक उत्तक का काम क्या है, ये कोमल अंग, फल फूल वगैरह, तना वगैरह पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, ये लचीलापन प्रदान करता है। ये जो होता है ना, जो छाल होता है पेड़ का, इसी का बना होता है। हाँ ठीक है, ये छाल किसका बना होता है, तो दीर्घोतक उत्तक का बना होता है। लिखिएगा, यह पौधा को पौधा का बाहरी छाल में पाया जाता है, पाया जाता है। लिखिएगा, ये पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। पादप को क्या करता है, तो यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, तो स्क्लेरोकाइमा करता है। जिसे अगर मान लो बाहरी छाल में, अगर पेड़ पौधा के बाहरी छाल में पाया जाता है, तो फल का जो बाहरी छाल होगा वो किसका होगा, स्क्लेरोकाइमा का ही बना होगा। जैसे नारियल का बाहरी छाल, एक होता है तार के पेड़ का जो होता है कोआ जिसको कहते हैं, वो कोआ तो अंदर रहता है, ऊपर से जो ढका रहता है वो किसका बना होता है, तो स्क्लेरोकाइमा का बना होता है। जैसे नारियल के रेशे, अखरोट के जो ऊपर का पार्ट होगा, अखरोट नहीं खाया हुआ है, इसको तोड़ कर खाते हैं, बहुत मजबूत रहता है। अखरोट नहीं खाया, खाया जरूर होगा, उसका नाम तुमको नहीं पता हो, नहीं वो गोला गोला रहता है। हाँ हाँ, उसमें जो परत पाया जाता है, अखरोट में पाया, जैसे बादाम का बाहरी छिलका, जैसे ठेला पर बेचते रहता है, भूज करके उसमें नमक डाल के देता है, उसको फोड़ फोड़ के खाते रहो, उसकी बाहरी छाल किसका बना होगा, तो स्क्लेरोकाइमा का बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, नारियल के रेशे, नारियल की रस्सी देखे हुआ है ना, वो किसका बना होता है, तो स्क्लेरोकाइमा
काइमा का बना होता है। उसके बाद लिखिएगा अखरोट, अखरोट, अखरोट को अगर कोई चाहे दांत तोड़ दे तो दांत टूट जाता है, टूट जाएगा, बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसको आसानी से तुम तोड़ सकता है, खोल सकता है। हम दिखाते हैं कैसे, अभी क्लास खत्म होता है तब। नारियल के रेशे अखरोट, अखरोट लिखे। उसके बाद लिखिए बादाम के छिलके, बादाम के छिलके इत्यादि, बादाम के छिलके इत्यादि स्क्लेरा काइमा का बना होता है। हो गया। तो ये हम लोग देख लिए क्या, सरल उत्तक के बारे में हम लोग देख लिए। अब लिखिएगा जटिल उत्तक। जो पादप टिश्यू है उसको आज खत्म करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे जंतु टिश्यू पढ़ेंगे, यानी एनिमल टिश्यू। तो उसके बाद लिखिए जटिल उत्तक। लिखिए जटिल उत्तक को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, सरल को, सरल को क्या कहेंगे जटिल कोशिका लिख ली, मतलब जटिल टिश्यू लिख लिए। इसमें लिखिएगा इसे संवहनीय उत्तक या कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इसे संवहनीय उत्तक या कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। संवहनीय, या इसी को इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे, कनेक्टिंग टिश्यू। देखो ये होता क्या है इसमें दो चीज, कॉम्प्लेक्स उत्तक में दो चीज पाया जाता है। एक पाया जाता है जाइलम, जाइलम को कहते हैं दारू, और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम को कहते हैं अधोवाही उत्तक, अधोवाही उत्तक, इसे इसको अधोवाही रखो ना। देखो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम का काम क्या है, जो पेड़ पौधों में जल का संवहन करना, जड़ से, देखो जड़ से जल को पत्तियों तक यानी तना तक कौन पहुंचाने का काम करता है, जाइलम करता है। और ये फ्लोएम क्या करता है, भोजन को तना से जड़ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। ज से जाइलम, एफ यानी देखो ज से जाइलम, ज से जल, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड यानी भोजन। ऐसे याद हो सकता है ये। तो लिखिएगा पहला पे लिखिएगा जाइलम, लिखिएगा जाइलम, लिखिएगा उसमें लिखिएगा जाइलम में लिखिएगा जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थ को जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य, विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य जाइलम का होता है। विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किसका होता है, जाइलम का होता है। उसके बाद लिखिएगा फ्लोएम, फ्लोएम
फ्लोएम लिखिए, इसमें लिखना है पत्तियों द्वारा निर्माण किया गया, पत्तियों द्वारा निर्माण किए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। कार्य किसका होता है? तो फ्लोएम का होता है। हो गया। जाइलम क्या है? जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थ, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर जल ही पूछा जाता है। अगर जल और खनिज पदार्थ दोनों ऑप्शन में हो तो जल मारना है, लेकिन मान लो ए पर जल है, बी पर खनिज पदार्थ है, सी पर ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों मारना है। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं रहने पर जल ही मारना है। तो जाइलम का काम है जो पेड़ के जड़ द्वारा अवशोषित जल या खनिज पदार्थ को पेड़ के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। और फ्लोएम का काम है जब पत्तियों द्वारा निर्माण किए गए भोजन, पौधा जो भोजन निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण के मदद से करता है, तो वो कौन करेगा? पत्ती ही न करता प्रकाश संश्लेषण। तो उससे जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो पेड़ पौधा के विभिन्न पार्टों में पहुंचाने का कार्य किसका है? तो वो फ्लोएम का है। तो यही तक था मेरा आज का पादप टिश्यू के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगा किसके बारे में? जंतु टिश्यू यानी एनिमल टिश्यू के बारे में होगा। ठीक है।